नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के अंतर्गत मानसरोवर खंड के पंक्तियों की व्याख्या बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं मानसरोवर खंड की पंक्तियों को। सरवर की पद्मिनी आई, कोपा चोर केस मकुलाई, ससमुख अंक मलय गिरिबासा, नागिन झांक लीन चौपासा, ओनई घटा पड़ी जग छाही, सस के शरण लीन जनु राहा, छब के दीनई भान कै दशा, ले निसि नगत चांद परगसा, भूल चकोर दृष्टि मुखलावा, मेघ घटा मह चंद्र दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहे धनुष गगन ले राखी, नैन खंजर दुई केल करेही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही, सरवर रूप विमोहा हिये, हिलोरे हिले, पावे छुए मक पाऊं, एहि मुसलहरई दे। ठीक, अब कविता की इस पंक्ति में आए हुए शब्दार्थ को देख लेते हैं। सरवर मतलब बच्चों तालाब, पद्मिनी पद्मावती, खोपा मतलब होता है जूड़ा, छोर मतलब छोड़कर, केस मतलब बाल, मकुलाई मतलब प्रसन्नचित या आनंदित, ससिमुख चंद्रमा रूपी मुख, ठीक, मलय की मलया से बहने वाली सुगंधित हवा, बासा नागिन झांक, नागिन झांक मतलब लहराती हुई नागिन, ठीक, झांक मतलब ढक लेती है, लीन चौपासा, ओनई घटा पड़ी जग छाई मतलब उमड़ आया, घटा क्या उमड़ कर, जब बादल की घटा छाने लगती है, बादल बरसात करने के लिए आतुर होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, तो आसमान में घटा छाती है और ठीक घटा छाने पर ही बादल आनंदित होते हैं। ठीक, पर जग मतलब संसार में क्या छाया हो जाती है, जब बादल क्या करते हैं आसमान में छा जाते हैं, घटा बादल की घटा छा जाती है तो संसार में यानी जग में क्या अंधेरा छा जाता है। ठीक, सस के शरण लीन जनुरा, सस के शरण चंद्रमा के शरण में, सस मतलब चंद्रमा, लीन जनुरा, छिपे ये दीनई भान, दिन मतलब दिन में, सूर्य भान मतलब सूर्य, निस मतलब होता है रात, नक्षत्र मतलब नक्षत्र, क्योंकि हमारे कुल नक्षत्रों की संख्या 24 है, हमारे धर्मशास्त्रों में 24 नक्षत्र माने गए हैं। ठीक, चांद चंद्रमा परगसा, भूल चकोर दृष्टि मुख लामा, भूल चकोर दृष्टि मतलब दृष्टि, मुख मतलब मुंह, ठीक, मेघ मतलब बादल, ठीक, मेघकाल बादल घटा बादल छाने लगते हैं, चंद्र दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भागी, दसन दामिनी मतलब बिजली, कोकिल मतलब कोयल, भौहे धनुष गगन, भौहे मतलब क्या है धनुष, भौहे नागवती सॉरी पद्मावती के भौहे ऐसे हैं जैसे धनुष रूपी गगन, ठीक, यानी धनुष रूपी आकाश, गगन ले राखी, नैन खंजन दुई केल करी, नैन खंजन, खंजन पक्षी की तरह आंखें हैं, ठीक, पूछ नारंग मधुकर रस, पूछ नारंग मधुकर मतलब भौरा, रस लेगी, सरवर रूप विमोहा मतलब होता है मोहित करना, ठीक, ये मतलब हृदय, हिलोरे हिले, प्रसन्न हिलोर लेना, हृदय का हिलोर लेना मतलब आनंदित होना, ठीक, पावे छुए मग पाऊं, पांव मतलब पैर होता है, ठीक, एहि निसु लहराई दे, एहि निसु लहराई दे। ठीक है, ये कविता की पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थ हो गए। आइए हम व्याख्या करते हैं इस पंक्ति की। व्याख्या करने से पहले हम आपको इस कविता की पंक्ति का प्रसंग बताएं। ठीक, इसमें जायसी ने मानसरोवर में स्नान करती हुई पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया, क्योंकि पद्मावत नामक महाकाव्य की नायिका है। पद्मावती किसकी प्रतीक है? ब्रह्म का प्रतीक है। ठीक, और उसके सौंदर्य के प्रभाव को अंकित करते हुए कवि कहता है, रूप सौंदर्य के प्रभाव को अंकित करते हुए या विश्लेषण करते हुए कवि कह रहा है। ठीक, अब व्याख्या देखिए, जायसी जी कहते हैं कि
या कवि कहता है कि सखियों सहित सरवर की पद्मिनी आई। सखियों सहित पद्मावती मानसरोवर नामक झील में या मानसरोवर नामक तालाब में स्नान करने चली गई। ठीक, उसने अपने जोड़ों को खोल, क्योंकि सामान्यतः बात है कि जब स्त्रियां स्नान करती हैं तो जोड़े केस को खोल देती हैं। ठीक, तो उसी प्रकार ये नायिका महाकाव्य की जो पद्मावती नायिका है, उसने अपने जूड़े को खोलकर जूड़े को खोलकर केसों को बिखरा दिया है। खोपा छोड़ केसों को, बालों को बिखरा दिया है। ठीक, उसका मुख, अब तुलना कर रहे हैं जैसे कि मुख की तुलना किससे? चंद्रमा से, उपमा अलंकार। ठीक, उसका मुख चंद्रमा के समान था। जैसे कहते हैं किसी का नाम चंद्रमुखी, चंद्रमुखी किसे कहते हैं? चंद्रमा के समान मुख वाली, तो हम चंद्रमुखी कहते हैं। ठीक, उसका मुख चंद्रमा के समान था। उसके अंग और प्रत्यंग से चंदन की सुगंध निकल रही। चंदन की सुगंध, मलयागिरी एक ऐसा पर्वत है जहां पर सुगंधित हवाएं बहती हैं और क्या कहते हैं, भोर में बहती चलती है सुगंधित, मलयागिरी से चलने वाली हवाएं जो हैं और सुगंधित हवाएं। कि वही उदाहरण है कि जिस प्रकार मलयागिरी पर्वत से सुगंधित हवाएं चलती हैं और सारे संसार को सुगंध प्रदान करती हैं, उसी प्रकार पद्मावती के अंग प्रत्यंग से चंदन की सुगंध निकल रही थी या खुशबू बिखर रही थी। उस चंद्रमुख पर, उस चंद्रमुखी पर, मतलब उस चंद्रमुखी पर बिखरी हुई केस रास, बिखरी हुई बालों की रास, बिखरी हुई बालों की रास ऐसा मालूम चल रही है कि जैसे मानो उसकी चंदनी शरीर को, जैसे मानो उसकी चंदनी, चंदन रूपी शरीर को, चंदन रूपी शरीर को नागिन सर्पों ने ढक लिया हो। ठीक, सर्पों ने ढक लिया हो। उसके काले घने बाल इस प्रकार फैले हुए थे मानो, अब उदाहरण दे रहे हैं, उसके काले घने बाल इस प्रकार फैले हुए थे मानो, उपेक्षा अलंकार, मानो जन जान, मानो, ठीक, मानो संपूर्ण संसार में बादल छा गए। यानी बादल की तुलना बाल से की गई है, केसों से। किसके केसों से? पद्मावती के केसों। ठीक, छा गए हैं और उनकी छाया संपूर्ण संसार में पड़ रही है। अथवा फिर उपमा दे रहे हैं, अथवा ऐसा प्रतीत होता था कि मानो राहु और केतु, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण जब होता है तो राहु और केतु के द्वारा चंद्रमा भगवान और सूर्य भगवान को ग्रसित कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है। इसी को हम चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे मतलब धर्मशास्त्रों के अनुसार। ठीक, मानो कि राहु चंद्रमा की शरण में आ गया। राहु जो है वो चंद्रमा को निगल लिया हो और किसके तुलना हो रही है? मतलब केसों की तुलना राहु और चंद्रमा से कर रही है। ठीक, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जायसी जी का प्रिय अलंकार है। क्यों? जायसी जी का जो सबसे प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा है। ठीक, जायसी उत्प्रेक्षा के बादशाह कहे जाते हैं। ठीक है ना? हमारे चलते हैं, उसकी चारों ओर फैली केस राशि ने उसके मुख को ढक लिया था, जिसको देखकर लगता था कि दिन में ही सूर्य कहीं छिप गया। ठीक, और चंद्रमा नक्षत्रों सहित उदय हो गया है। नक्षत्र, क्योंकि आप लोग मालूम रखिए 24 नक्षत्र होते हैं। ठीक, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 24। उदय हो गया हो। श्याम केस राशि से ढके हुए, मतलब श्याम केस राशि से ढके हुए उसके मुख को देखकर चकोर को चंद्रमा का भ्रम हो गया। चकोर को चंद्रमा का भ्रम हो गया। चकोर मतलब एक पक्षी का नाम है जो कि चंद्रमा को देखते ही वो आनंदित हो जाता है। ठीक, इसलिए चकोर की तुलना की। अब वह उसके मुख चंद्र को किसी
जब किसी का मुख सौंदर्य बहुत ही अच्छा लगता है तो अपलक दृष्टि से उसे हम देखते हैं। सामान्य नायक नायिका जब मिलन होता है तो अपलक दृष्टि से बिना पलक झपाए हुए देखते हैं। वही कह रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि वह उसके मुख के चंद्र को, कौन, चकोर अपलक दृष्टि से, मतलब बिना पलक झुकाए हुए लगातार देखना, ठीक, अपलक दृष्टि से उसके मुख को देखकर क्या लगा, देखने लगा, देखकर प्रसन्न होने लगा, कौन, चकोर, ठीक। क्योंकि बात किसकी कही की गई, पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, न कि चंद्रमा। ये सारी चीजें रूप सौंदर्य पद्मावती की स्वरूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, उसकी दंत पंक्ति बिजली के समान। अब उसके दांत कैसे, पद्मावती के तो दांत बिजली के समान चमक रहे हैं। नायिका के जो दांत थे, ब्रह्म रूपी नायिका थी, तो क्या थे, बिजली के समान चमक कर रहे हैं, संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक। अब आगे कह रहे हैं, उसकी वाणी यानी पद्मावती की वाणी कैसी थी, कोयल के समान। जैसे जब कोयल बोलती है तो उसकी कोयल क्या होती है, कोयल की आवाज मीठी होती है ना, तो पद्मावती की जो बोली थी वह कोयल के समान मधुर थी, ठीक। उसकी भौहें आप लोग जानते हो, बरौनी जिसे बोलते हैं भौहें, उसकी भौहें जो ऐसे प्रतीत होती थी मानो, उपमालन, मनुमान नहीं, उत्प्रेक्षा, ठीक। मनुमानो जनजानों में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो आकाश से लेकर इंद्रधनुष मुख पर रख लिया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, ठीक, 7। उसके चंचल नेत्र, अब नेत्रों की तुलना, उसके जो नेत्र थे नायिका के चंचल नेत्र कैसे, खंजन पक्षी के समान क्रीड़ा कर रहे थे। एक खंजन पक्षी होता है, ठीक, उसके जो नेत्र होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तुलना उससे की खंजन पक्षी के समान क्रीड़ा कर रहे हैं। उसके उरोज नारंगी के समान थे और उनका अग्रभाग इस प्रकार शोभायमान था मानो नारंगी पर बैठा हुआ, मानो नारंगी, देखियो नारंगी फल होता है, मानो नारंगी, ठीक, नारंगी पर बैठा हुआ भ्रमर भौरा, मानो नारंगी पर बैठा हुआ भौरा उसका रसपान कर रहा, ठीक। इस अनंत सौंदर्य से, क्योंकि ये जो पद्मावती ब्रह्म की प्रतीक मानी गई, ये अलौकिक सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, न कि लौकिक सौंदर्य का, अलौकिक सौंदर्य का वर्णन, ठीक। इस अनंत सौंदर्य से संयुक्त मिली जुली पद्मावती को देखकर, इस अलौकिक सौंदर्य से मिली जुली पद्मावती को देखकर जो मानसरोवर नामक झील थी या तालाब था, वह भी क्या हो गया, आनंदित हो गया, ठीक। क्या हो गया, उस पर मोहित हो जाना, मतलब आकर्षित हो जाना। तो मानसरोवर नामक तालाब भी उस पर मोहित हो गया। अब बताओ, कभी तालाब भी मोहित होता है किसी पर, है ना। अब उसके हृदय में जब तालाब में स्नान करने गई ना पद्मावती, तो तालाब के हृदय में हिलोरे चलने लगे, मतलब जो पानी स्थिर था वो क्या कहते हैं, लहरें लेने लगा, ठीक है ना। उसके हृदय में आनंद की हिलोरे उठने लगी। शायद उस अनुपम सुंदरी, अद्वितीय सुंदरी के चरणों का स्पर्श हो जाए। तालाब भी सोच रहा है कि शायद अनुपम सुंदरी, अद्वितीय सुंदरी के चरणों का स्पर्श हो जाए, ठीक। इसी बहाने वह क्या ले रहा था, हिलोरे मार रहा, मतलब लहरें मार रहा, हिलोर मतलब लहरें मार रहा, ठीक है। क्योंकि अब ये था, अब इसमें क्या आप लिखोगे, इसमें विशेष क्या लिखोगे, काव्य शब्द के अंतर्गत पद्मावती के इसमें अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है तथा अनेक उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का उदाहरण दिया गया है। पद्मावती को यहाँ ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया, ठीक है। तभी उसके और जगत के बीच केशों का व्यवधान आते ही संसार में अंधकार छा जाता है। क्या सामान्य नायक नायिका के प्रेम से कभी संसार में अंधकार छा जाता है? नहीं।
नहीं, जिसका प्रेम अलौकिक प्रेम होगा उसी के प्रेम से संसार सृष्टि क्या प्रभावित होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत मानसरोवर खंड के पंक्तियों की व्याख्या बताया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।